नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका CVL के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। पिछले कुछ सप्ताह से हमारे करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब दोबारा से हम नई ऊर्जा के साथ इस हफ्ते से लगातार अपनी जो पढ़ाई है उसे निरंतर बनाए रखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर, जो कि समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच घटित हुआ। यह जो मामले हैं वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षा में तो इनके डेटा को बार बार पूछा जा सकता है और सामाजिक जीवन से एकदम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई चीजें थी जो आज के हमारे विषय हैं। तो सबसे पहले विषय सूची पर नजर डालते हैं कि अभी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 को प्रकाशित किया गया, जिसमें भारत की जो अपनी रैंक है, भारत का जो स्थान है वो बहुत निम्न स्तर वाला आया। तो काफी हल्ला हुआ, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए कि कोरोना महामारी में देश को किस तरह से पीछे धकेल दिया है सरकारों के द्वारा। लेकिन हम उसके जो उसके आरोप हैं उनको भी देखेंगे और जो आयाम होते हैं इस इंडेक्स के निकालने के, सूचकांक को बनाने के, उन पर भी चर्चा करेंगे। और क्या ये रिपोर्ट कहती है, किन आधारों पर यह तय किया जाता है कि भुखमरी बढ़ रही है या कम हो रही, तो उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, गरीबी को मापने के लिए कुछ मानक नहीं होते। इसके अलावा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार के अवसर हो या बहुआयाम की बात कर रहे हैं हम, कि विभिन्न तरीकों से स्कूल जाना है, नहीं जाना है, स्कूल के कितने वर्ष तक आपने पढ़ाई की, इन सभी मामलों को लेकर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो हम इसके भी सभी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। वहीं हम बात करेंगे इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 की, एक ऐसी रिपोर्ट जो प्रवासन को लेकर है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण या जो प्राकृतिक घटनाएं होने वाली हैं उनके कारण बहुत सारी आबादी को एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाना पड़ेगा। तो क्या इसके कारण हैं और रिपोर्ट किन किन बातों के निष्कर्ष की बात करती है, तो उन सभी बातों को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं हमारा जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया है, जिसे GHI कहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक 2021 में जारी किया गया। और इसका चर्चा का विषय इसलिए भी बना कि बहुत सारे NGO हों या बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी हल्ला मचाया, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या समाचारों अखबारों की सुर्खियों में हो। इसके पीछे की वजह ये थी कि भारत का जो स्तर था वो गिरा। यानी कि अगर हम बात करें कि जो 2021 की रिपोर्ट आई है, तो 21 की रिपोर्ट में क्या हुआ कि 116 देशों के अंतर्गत ये पूरा डेटा निकाला गया। मतलब देशों की संख्या कितनी थी? केवल 116। और उन 116 देशों में जो भारत का स्थान था वो था 101 पर। तो हल्ला मचाना तो स्वाभाविक था। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट के जो आंकड़े दिए गए उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने जिस तरह से डाटा को एनालाइज किया है, डेटा का जो विश्लेषण किया है, उसका सूक्ष्म मूल्यांकन नहीं हुआ, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण फिजिकली या भौतिक सत्यापन चीज़ों का नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। हम अभी देखेंगे कि आयामों की कौन कौन से आयामों पे देखा जाता है, कौन से मानक तय किए जाते हैं, उसी आधार पर इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। और जो वर्ष 2020 में बात करें तो 94 नंबर पर था भारत। हालांकि उस समय 107 देशों की बात हो रही थी और इस बार 116 देशों के आंकड़ों में 101वां स्थान है भारत का। अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर 116 देश हैं तो भारत कहाँ पर है? 101 पर है। मतलब उसके आगे 100 देश और ऊपर बेहतर स्थिति में है। और जो बाद के देश हैं वो बहुत छोटे छोटे और गरीब देश हैं जहां पर भुखमरी के आंकड़े ज़्यादा देखे जाने चाहिए थे। लेकिन रिपोर्ट के मानकों के आधार पर, टेलीफोनिक आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया गया और जारी किया गया। तो एक बार एक नज़र ये भी डालें कि आखिर ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो हम देखते हैं कि कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड है एक आयरलैंड की कंपनी, तो वहीं एक जर्मनी की है वेल्थ हंगर लाइफ। इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो कृषि खाद्य संगठन है, जिसे FAO कहते हैं हम, तो उसके द्वारा भी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी इसमें सम्मिलित सहयोग था, तो इसने जारी किया। और यह रिपोर्ट पहली बार 2006 में जारी की गई थी।
2006 से हमेशा ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में इसको जारी कर दिया जाता है, ठीक है। और 2021 में जारी जो संस्करण है इसका 16वां संस्करण है। तो ये कुछ प्रीलिम्स के लिए आपके फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इसको रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, एक आयरलैंड की है तो दूसरी जर्मनी की है। और ये जो रिपोर्ट आई है ये 16वीं रिपोर्ट है और पहली बार कब जारी किया गया था, 2006 में। इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है, क्यों आखिर ये रिपोर्ट आ रही है, तो वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट आती है तो विश्व के अनेक देशों के अंतर्गत वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए कि आखिर ये तो देखा जाए कि विश्व स्तर पर जो नागरिकों का स्तर है उनके पास जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति होना चाहिए उसमें कितनी कमी है, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीजें याद रख लेनी है। रिपोर्ट की हम मान रहे हैं तो रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, तो सिर्फ 15 देश ही हैं जो भारत से पीछे हैं या बदतर हैं, ठीक है। उनमें अगर देखें तो पापुआ न्यू गिनी 102 नंबर पर, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कांगो, मोजाम्बिक, सियरा लियोन, तिमोर लेस्ते, हैती। ये नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पूछोगे तो देशों के नाम नहीं जानते। तो ऐसे देशों की थोड़े से ऊपर भारत की स्थिति है। लेकिन वही हम बात करें हमारे पड़ोसी देशों की, नेपाल की, भूटान की, पाकिस्तान की, तो ये सभी जो देश हैं भारत से बेहतर स्थिति में हैं। तो रिपोर्ट के ऊपर बात करना या चर्चा करना स्वाभाविक था, ठीक है। तो ये आपको कुछ आंकड़े देख लेना है कि कौन कौन से जो देश हैं वो आगे हैं। अगर रिपोर्ट में भारत के ऊपर देखा जाए कि भारत की बेहतर स्थिति किसकी है, तो नेपाल का स्कोर है 76 नंबर पर है नेपाल, ठीक है। वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान इनसे बेहतर स्थिति में है, ठीक है। इनका स्कोर आ रहा है 76 और इंडिया का स्कोर क्या है 10। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में है। जबकि विगत 2 वर्षों की अगर हम चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि पाकिस्तान में तो भारत से ज़्यादा बदतर स्थिति खराब होनी चाहिए थी, क्योंकि व्यवहारिक धरातल पर देखोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ की आधी से अधिक आबादी को भोजन की स्थिति में दिक्कत है। और बड़े बड़े देशों की स्थिति जहां पर आतंकवादी घटनाएं बार बार होती रहती हैं वहां की स्थिति बहुत खराब है। बेलारूस जो है उसका स्कोर बहुत अच्छा है, पहले से 18वें स्थान के, मतलब इनका स्कोर जो है बहुत 0 के स्तर पे आता है। हर्जेगोवानिया, बोस्वानिया, ब्राजील, चिली, चाइना, इन सब की स्थिति बहुत बेहतर है इस रिपोर्ट के आधार पर, और हमारी स्थिति है 101 नंबर पर, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है। अब ये जो मानक तय किए जाते हैं इस रिपोर्ट के अंतर्गत कि किन आधारों पर डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो 4 मानक या 4 संकेतक जो होते हैं उनके आधार पर रिपोर्ट निकाली जाती है। पहला है अल्प पोषण, ठीक है। अल्प पोषण मतलब जो खाने के लिए, व्यवस्था के लिए जो भोजन या कैलोरी की मात्रा प्राप्त हो रही है प्रतिदिन के हिसाब से वो कितनी है। तो इस आधार पर अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या की आंकड़े जुटाए जाते हैं और देखा जाता है कि कितनी जनसंख्या को जो है अल्प पोषण मिल रहा है, मतलब उनके पास पोषण के लिए खाद्यान्न पदार्थ नहीं है, ठीक है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का आशय ये है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका जो हिस्सा है, जो उनका वजन है, उनकी ऊंचाई के अनुपात में है कि नहीं। तो यदि इससे कम होता है तो वो भुखमरी की श्रेणी में रख दिए जाते हैं कि 5 साल का बच्चा, उसकी वजन और उसकी ऊंचाई का अनुपात बराबर है कि नहीं। अगर उससे कम आया जाता है तो वो भुखमरी की श्रेणी में चला जाता है, ठीक है। और तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है भारत में। चाइल्ड स्टंटिंग ये क्या है, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिसमें वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यानी कि अगर कोई 4 साल 5 साल का बच्चा है और उसका वजन उस समय 15 किलो होना चाहिए, 20 किलो होना चाहिए और उतना नहीं है, तो वो भी कुपोषण और गंभीर कुपोषण की स्थिति में। यही ऊंचाई के साथ जुड़ा हुआ है और यही उसके वजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो हाइट को देखता है, ऊंचाई को देखता है, और चाइल्ड स्टंटिंग में हम देखते हैं वजन को देखता है। तो ये तीसरा स्तर है। और चौथा है बाल मृत्यु दर, कि 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मृत्यु हो रही, क्योंकि शिशु मृत्यु दर का एक सबसे बड़ा कारण होता है कुपोषण या अल्प पोषण, ठीक है। तो अब यहीं से स्थिति इन 4 चीजों के आधार पर ही इस रिपोर्ट को तय किया गया, मानक के आधार पर पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। अब पिछले 2 वर्षों में अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो इसका जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको ऊंचाई मापना है, तो ऊंचाई तो बच्चे के पास जाके मापी जा सकती है,
ठीक है, वजन नापना है, वजन मापना है, वो भी बच्चे के पास जाके मापा जाए। लेकिन ये दोनों चीजों पर यहाँ पर भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, यहाँ मात्र टेलीफोनिक सत्यापन के आधार पर फोन कॉल करके ही इन चीजों को, आंकड़ों को जुटाया गया। तो अब यहाँ से स्थिति यही तो आती है कि जब हम पूरे वैश्विक स्तर पर इस रिपोर्ट के आकलन को देखते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें यह लगता है कि नहीं, भारत ने जिस तरह से पिछले विगत 2-3 वर्षों में खाद्य सुरक्षा की बात करें या वन नेशन वन राशन कार्ड की हम बात करें या अन्य जो इंद्र मिशन इंद्रधनुष हो या राशन वितरण की फ्री योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो या राज्यों के द्वारा बहुत सारी योजना हो, इन सभी योजनाओं का थोड़ा प्रतिशत भी अगर क्रियान्वित बहुत अच्छे तरीके से किया गया होगा तो भी हम इस स्थिति से बहुत आगे उभर आए होंगे। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा या महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी इस रिपोर्ट के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो मेजर या जो मानक तय किए गए थे वो सही नहीं निर्धारित किए गए। ठीक है, भारतीय परिदृश्य की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2002 के बाद से भारत ने कुपोषण को दूर करने के लिए या भुखमरी से लड़ने के लिए काफी प्रयास किए और प्रगति भी जो है उसकी देखी गई है। लेकिन जब बाल पोषण की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं भारत अभी एक ऐसी स्थिति पर है जहां उसको बहुत आगे तक काम करने होंगे। ठीक है, वर्ष 2000 में अगर भारत के GIH स्कोर को देखें तो 27.5 था। कितना था? 27.5 था। इस आंकड़े को आपको याद रखना है। वो जो 2021 में बढ़कर कितना हो गया? 38.8 हो गया, और जो कि गलत बात है, क्योंकि GHI के आंकड़ों की अगर हम बात करें, ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक के आंकड़ों की बात करें तो 0 स्कोर जो है ना बहुत अच्छा प्रदर्शित होता है। लेकिन अगर ये 100 के आंकड़े की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है, यहां पर प्लस होता जाता है, तो स्थिति आपकी गड़बड़ होती जाती है। 0 बेहतर स्थिति है और 100 बेकार स्थिति है। तो जो हम 2000 में 27.5 थे, जो 2021 में बढ़ के कितना हो गया? 38.8 हो गया। इसका मतलब है कि ये स्कोर गंभीर स्तर की ओर माना जाएगा। ठीक है, 18-19 तक है तो ठीक है, और 27 से तो और नीचे आएगा तो हम उसको अच्छा मानेंगे। जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात देखें 5 वर्ष से कम आयु की बच्चों की मृत्यु दर की, तो ये भी निम्न स्तर पर जा रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति भारतीय परिदृश्य में है। भारत में चाइल्ड स्टंटिंग की अगर हम बात करें तो इस मामले में बहुत कमी देखी गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1998-99 का जो स्तर था 54.2%, कब का? 98-99 का, वो घटकर 2016-18 में 34.7% हो गया। इसका मतलब है कि चाइल्ड स्टंटिंग में भारत जो है वो बेहतर स्थिति में आ गया है, और धीरे आने वाले समय में और आएगा, क्योंकि 5 साल की जो प्रक्रिया को हम देख रहे हैं उसका क्रियान्वयन बहुत उचित तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़े से आंकड़े अच्छे आने से हमें संतुष्ट नहीं होना, हमें खुश नहीं हो जाना है, या सरकार की भी तारीफ पे तारीफ नहीं करे जाना है, क्योंकि धीरे धीरे ही कोई योजना है क्रियान्वित होगी, तभी वो सक्षम रूप से जो कुपोषण है उसको दूर कर सकेगी। ठीक है, भारत में GI स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग की अगर बात करें तो इसके स्तर में क्या था? 17.3% देखा गया अभी। अगर इसकी तुलना पुराने आंकड़ों से करें तो जो कि 1998-99 में 17.1 था, तो ये थोड़ा सा ही अधिक हुआ है, ज्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो काफी कुछ हद तक सुधार तो देखा जा सकता है। ठीक है, भारत की जो बात की गई है कि भारत ने अपना पक्ष रखा है कि ये जो आंकड़े लाए गए हैं इनमें कहीं ना कहीं कमी है। तो क्यों कमी है और किसने कहा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो रिपोर्ट है उसकी आलोचना की है, और आलोचना करने के पीछे के तथ्य वही हैं कि आपने भौतिक सत्यापन नहीं किया है, और जो आपने मानक तय किए गए हैं, अगर हम बात करें कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2021, तो इसमें क्या है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 पर जो FAO ने रिपोर्ट जारी की है उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उसके मानकों को नजरअंदाज करके हुए अपने मानकों को तय करते हुए रिपोर्ट को देखा गया, और रिपोर्ट का जो मूल्यांकन है चारों आधारों पर किया गया, और चारों में से भौतिक रूप से ना करके टेलीफोनिक माध्यम से किया गया। अब टेलीफोनिक माध्यम से किया गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में हेरफेर हो सकती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सही जानकारी दी हो, लेकिन अमूमन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो वैज्ञानिक माप के लिए वजन और ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, तो ये बात की गई।
गई। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें या आत्मनिर्भर भारत योजनाओं की बात करें, जो कोविड के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान काफी हद तक लोगों की भलाई के लिए योजनाएं लाई गई थी और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात की गई थी। तो अगर ऐसा हुआ है और एक बड़े स्तर पे हमने राशन को बंटते हुए देखा है लोगों के बीच, सरकारों के द्वारा या स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, तो भारत कहीं ना कहीं तो ऊपर आया होगा। क्योंकि ये स्थिति केवल भारत के साथ नहीं थी, ये अन्य देशों के साथ भी थी और बाकी देशों में तो और ज्यादा भुखमरी या स्वास्थ्य की समस्याओं से पिछड़ते हुए हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में बहुत सारी जो कमियां हैं वो देखी गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की, जो गरीबी के मापन के लिए बहुत सारे आयामों को एकत्रित करते हुए और गरीबी की सूचना को देता है कि कौन व्यक्ति कितना गरीब है, किन किन आयामों से गरीब है। तो ये एक सूचकांक जारी किया गया। किसने जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी के नाम से जानते हैं आप। वहीं दूसरी संस्था है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब OPHI और यूएनडीपी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से गरीबी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। ठीक है, और इस सूचकांक में 109 देशों को और 5.9 अरब लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया और उस आधार पर वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर गरीबी को मापन किया गया। ठीक है, बहुआयामी सूचकांक के बारे में जरा देख लिया जाए तो किसके द्वारा विकसित किया गया और कब से जारी किया गया? तो पहली बार 2010 में इसे जारी किया गया था या विकसित किया गया था। लेके कौन आता है? तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये दोनों संस्था संयुक्त रूप से इस ये जो रिपोर्ट है उसे, सूचकांक जो है उसे जारी करती है। और कब से शुरू हुआ ये? तो 2010 से हुआ। ठीक है, अब इसमें वही बात है कि जो विचार है या जो मापन के आधार हैं उसमें क्या चीजें देखी गई? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन तीनों के अलावा उन तीनों से जुड़ी हुई अन्य बहुआयामी क्षेत्रों को देखकर ही नापा जाता है। ठीक है, एक तो MAPI इस विचार पर आधारित था कि गरीबी एक तो आयाम नहीं हो सकता। ठीक है भाई, गरीबी केवल आपको इस माने, मैं ऐसे नहीं बोल सकते ना, किसी के पास 10 रुपए नहीं है तो वो गरीब है, किसी के पास 100 रुपए नहीं है तो वो गरीब है, अब किसी के पास iPhone नहीं है तो वो गरीब है। और हो सकता है उसके घर, उसके परिवार के पास बहुत पैसा हो, घर परिवार हो, उसके पास मोबाइल ना हो, तो क्या वो गरीब हो गया? बाकी लोगों के लिए केवल पैसे से ही आर्थिक स्थिति के आधार पर गरीबी को नहीं मापा जा सकता। गरीबी मापने के लिए बहुत सारे आयाम हो सकते हैं जो कई बुनियादी जरूरतों की कमी को पूरा करते हों। अगर वो कमी है तो वो व्यक्ति गरीब है, उसको गरीबी के सूचकांक में हम उसका मापन करेंगे। तो वही स्थिति है कि जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इन्हीं बहुआयामी चीजों पर आधारित है और निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति किन चीजों से आधारित है। तो देखते हैं हम, देखो 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग किया जाता है बहुआयामी गरीबी को निकालने के लिए। ठीक है, और इन 3 संकेतकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है जीवन स्तर। ठीक है, इन 3 आधारों पर ही जो है उसके 10 संकेतकों के आधार पर, 3 के अलावा 10 संकेतक और हैं जो इन्हीं संकेतों से जुड़े हुए होते हैं। 3 आयाम, स्कूली शिक्षा और बाल नामांकन के वर्ष, प्रत्येक का जो मापन है वो 1/6 और कुल 2/6 निकाला जाता है। 1/6 है तो 1/3 के लगभग, वो मतलब 1/6 है तो माना जाता है कम है, 2/6 है तो अच्छा स्कोर है। स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर और पोषण देखा जाता है, प्रत्येक का 1/6 बार और कुल 2/6 मानक दिया जाता है। ठीक है, जीवन स्तर की बात करें तो बिजली, फर्श, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना, पकाने का ईंधन और संपत्ति, प्रत्येक का 1/18 मापन और कुल क्या होता है 2/6। ठीक है, अब यहां पर जीवन स्तर की अगर हम बात करें तो पक्का फर्श है कि नहीं, गोबर से लिपा आंगन है कि पेंट से पुता हुआ है, पहनने के लिए कितने जोड़ी कपड़े हैं, मतलब जीवन स्तर मतलब पूरी लाइफ स्टैंडर्ड को मापा जाता है और उस आधार पर भी गरीबी देखी जा सकती है। अब कई लोगों के पास खाने के लिए नहीं है लेकिन पहनने के लिए बहुत अच्छा है,
मोबाइल एक ऐसी चीज है हर आदमी के पास मिलेगा, भले ही उसको शाम को उसके घर में भोजन की व्यवस्था ना हो। तो ऐसी कई चीजें हैं, उन सभी को इन 3 प्रमुख आयामों के अंतर्गत 10 संकेतों के आधार पर मापन किया जाता है। ठीक है, पोषण हो, स्कूल जाने की अवधि हो, उन्हीं के आधार पर देखा जाता है। 3 प्रमुख आयामों की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं में अगर कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है, जैसे हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की या जीवन स्तर की, तो 10 संकेतकों के आधार पर ही कम से कम भारतीय संकेतकों में कम से कम 1/3 अर्थात 33% या अधिक के अभाव का अनुभव करते हैं। और इसी अनुभव के आधार पर बहुआयामी के रूप से गरीबी की श्रेणी में लोगों को रखा जाता है कि इस आयाम के आधार, इन बहुआयामी आयामों के आधार पर ही जो व्यक्ति है वो गरीब है और इस व्यक्ति को गरीबी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण क्यों है? वैश्विक जो गरीबी का सूचकांक है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह पारंपरिक पद्धति की तुलना में गरीबी को विभिन्न आयामों से पहचानता है, जो केवल आय या मौद्रिक शर्तों से गरीबी को मापता है। तो एकदम अलग हो गया ये, क्योंकि इसने केवल पैसे के आधार पर आपकी गरीबी को नहीं मापा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आगे की बातें। तो हम ये देख रहे थे कि 3 आयामों के अंतर्गत जिन 10 संकेतों की बात की जाती है बहुआयामी गरीबी के सूचकांक को निकालने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी चीजों को और बेहतर तरीके से देखा जाता है। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जिसे एक तिहाई यानी कि 33% का वेटेज दिया जाता है, उसमें योगदान रहता है, तो यहाँ पर 2 चीजें दी जाती हैं। एक तो बाल मृत्यु दर की बात करते हैं और दूसरा पोषण के स्तर की बात करते हैं। तो 1/6 पोषण और 1/6 जो है बाल मृत्यु दर, इन दोनों को ये देखा जाता है कि कितने प्रतिशत जो लोग हैं उनको पोषण का जो पोषण है वो प्राप्त हो रहा है। तो वही 5 साल से कम उम्र तक के जो बच्चे हैं उनकी कितनी मृत्यु हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मृत्यु के पीछे मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर की जब हम बात करते हैं तो कुपोषण एक बहुत बड़ा कारण, पोषण एक बहुत बड़ा कारक होता है मृत्यु दर के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, हेल्थ की फैसिलिटी अगर नहीं मिल रही है तो भी उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो एक स्वास्थ्य के संबंध में 2 चीजें देखी जाती हैं, 2 मानकों के अंदर पर स्वास्थ्य को देखा जाता है। तो वहीं जब शिक्षा की बात करते हैं जिसका वेटेज भी 1/3 है, ठीक है, तो वहां पर 2 चीजें हैं। एक तो स्कूल में कितने साल तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5 साल 6 साल तक, कितने साल तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और दूसरा उपस्थिति यानी कि उनकी अटेंडेंस, दाखला, नामांकन और उनकी उपस्थिति, दोनों के आधार पर। कई बार ऐसा होता है कि नामांकन तो हो गया लेकिन बच्चा गया ही नहीं, उपस्थिति ही नहीं उसकी, तो गरीब। अगर नामांकन है और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्किल कम होगी, उसमें जो कौशलता, उसका जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। बौद्धिक विकास नहीं होगा, मानसिक शारीरिक विकास भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा, तो उसे जाके भविष्य में रोजगार नहीं प्राप्त होगा, तो बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, सारी चीजें एक दूसरे के आयामों से जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर हम जीवन स्तर की बात करें, जीवन स्तर में बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर व्यक्ति को गरीब माना जाता है। अगर हम देखें कि कौन कौन सी बातें यहाँ करेंगे, तो ईंधन की बात करते हैं। ईंधन क्या कि आपके घर में चूल्हा कौन सा है, क्या आप लकड़ी कंडों पर रोटी बना रहे हैं, या आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है, या आपके घर में गोबर गैस बना रखा है आपने, कि आप वो ईंधन लकड़ी और कंडे जला के छोटी छोटी झाड़ियों को काट काट के उनको जला, क्योंकि उनसे क्या होगा, महिलाएं अधिकांश समय किचन में अपना जो है जीवन बिता देती हैं और उसके धुएं से उनको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं और दीर्घकालिक इसके परिणाम देखे जाते हैं। आंखों की समस्या आती है, साथ में लंग्स में, फेफड़ों में जाके धुआं जब जला जाता है तो वहां पर भी अनेक प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। जब बीमार होगा व्यक्ति, उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार होंगी तो पैसा वहां खर्च हो जाएगा, लेकिन उसके अगर जगह पे वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाए जिससे प्रदूषण नहीं होता है, जिससे घर खराब नहीं होते, तो ये चीज सुधर जाएगी। तो ऐसी स्थिति पर भी देखा जाता है कि व्यक्ति गरीब है या अमीर है। वहीं पर बात करते हैं स्वच्छता की, बहुत बड़ा सफाई, घर में पुताई सफाई है कि नहीं, गंदगी तो नहीं है, नाली निकली है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा पानी, एक जल, स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं पीने के लिए, आवास की मतलब रहन सहन के लिए जब जीवन स्तर को देखते हैं तो पानी सबसे बड़ा मापदंड देखा जाता है कि स्वच्छ जो पानी है वो वहां तक उपस्थित है कि नहीं। हमारे देश में तो सरकार के द्वारा नल जल योजना हो, जल शक्ति मिशन हो, जल ही जीवन है ना, इस तरह की अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित कराई गई कि व्यक्ति के घर में ही उसको स्वच्छ पानी प्राप्त किया जाए। इसके अलावा
घर की बात करें तो घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, गोबर से लिप रहा है या एशियन पेंट पुत रहा है, उसकी साफ सफाई कैसी है, कितने कमरों का घर है, कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से भी गरीबी को मापा जाता है। वहीं रहने सहने के जो सामान है, भौतिक आडंबर है, व्यवस्थाएं हैं, फ्रिज है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, कूलर है कि नहीं, पंखा लगा है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, तो इन सभी चीज़ों से, इन 10 आयामों से, मतलब ये 10 संकेतों के आधार पर ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक को बनाया जाता है। और इसमें से अगर 33% का भी कम देखा जाए स्कोर, तो फिर उसको गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के आंकड़ों में कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें, और जब रिपोर्ट वैश्विक आंकड़ों की बात करती है, ठीक है, तो रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं में वैश्विक आंकड़ों की डाटा की बात करें कि विश्व स्तर पे गरीबी के क्या मापन दिया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि 1.3 अरब लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। दुनिया भर में 1.3 अरब लोग। ठीक है, तो अब दुनिया में हम जब पूरी जनगणना, पूरी जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे तो 1.3 अरब लोगों के बहुआयामी गरीब होने की बात करती हैं। और इसमें से लगभग आधे की बात करें, 6.44 मिलियन, तो उनकी आयु जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इस रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर। अब उनके जीवन स्तर, उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, इन तीनों के आधार पर उनको बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में रखा गया। लगभग 85% अगर देखा जाए तो उप सहारा अफ्रीका यानी कि 556 मिलियन, या दक्षिण एशिया की बात करें तो 532 मिलियन रहते हैं। मतलब अफ्रीकी और दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका महाद्वीप की जो जनसंख्या है, वहां पर ही इतनी आबादी जो है बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है। इन देशों में इन 10 मानकों के आधार पर, 3 आयामों के अंतर्गत आने वाले 10 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी में आ रहे हैं। लगभग 67% से अधिक जो है मध्यम आय वाले देशों में रहने वाली जनसंख्या जो है वो बहुआयामी गरीबी में आती है। किसी देश की अगर आय बढ़ रही है, ठीक है, तो धीरे धीरे गरीबी के स्तर में सुधार होगा। लेकिन अगर आय कम हो रही होगी तो निश्चित ही है कि वो गरीबी के माहौल में देश जा रहा होगा। तो उसी आधार पर वैश्विक आंकड़ों पर ये निकाली। अगर शिक्षा के आंकड़ों की बात करें कि जब शिक्षा के स्तर से अगर पूरी दुनिया को देखा जाए तो एक समस्या यहाँ ये भी है, जेंडर, मतलब लिंग असमानता की बात भी आती है। अगर महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं तो गरीबी तो निश्चित है, क्योंकि अगर वो पढ़ेगी लिखी नहीं तो दुनिया की आधी आबादी अगर घरों में कैद रहेगी, झाड़ू पोंछा और बर्तन में लगी रहेगी, तो उसका जो कौशल था या उसका जो योगदान हो सकता था रोजगार के अवसरों में, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी, उत्पादन की पद्धति में उनका योगदान लिया जा सकता था, वो कम हो जाता है। और कम होगा तो वही पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, घर का रहन सहन जो स्तर है वो जीवन स्तर कम हो गया, बहुआयामी गरीबी में आ जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा की बात करें रिपोर्ट के आधार तो दुनिया में लगभग 2/3 बहुआयामी गरीब 836 मिलियन ऐसे घरों में रहते हैं जहां किसी भी महिला या लड़की ने कम से कम 6 साल की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। महिलाओं को या जो बालिकाएं हैं उनको ना पढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, और गरीबी इसके पीछे का कारण है, हो सकता है गरीबी के ही कारण ना पढ़ा पाए होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया पाया संसाधनों के अभाव में तो फिर से गरीबी का जो दुष्चक्र है वो चलता ही रहता है। 287 मिलियन गरीब भारत में रहते हैं, नोट करना इस बात को। ठीक है, 287 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी के बहुआयामी आधार पर भारत में रहते हैं। सब बहुआयामी गरीबी लोगों में से 1/6 यानी कि 215 मिलियन ऐसे घरों में रहते हैं जिसमें कम से कम एक लड़के या पुरुष ने स्कूली शिक्षा के 6 वर्ष भी पूरे नहीं किए हैं। ठीक है, पूरे नहीं किए हैं, लेकिन किसी अन्य लड़की या महिला ने नहीं। मतलब दो चीजें यहां पर देखना। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया मेरे से बोलने में। ये बात ये कर रहा था कि एक मतलब बच्चा जो है, लड़का पुरुष, ठीक है, लिंग की बात कर रहे हैं, तो उनका तो 6 वर्ष तक की आयु तक उनने स्कूली शिक्षा को पूरा कर लिया, 6 वर्षों तक। लेकिन वही स्थिति महिला या लड़की की आ रही तो उन्होंने नहीं पूरा किया। और ऐसी आबादी को 215 मिलियन लोगों की ऐसी आबादी बताई जा रही है, 1/6 भाग। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को अतरंग साथी से हिंसा का खतरा बना रहता है। अब ये जो एक बात और निकल के आई, अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हों,
महिलाएं जागरूक हों, तो उन्हें पता हो ना कि हमारे लिए दहेज के खिलाफ अधिनियम है, घरेलू हिंसा से बचने के लिए कोई कानून लाया गया है, और भी अन्य महिलाओं पे होने वाले जो अपराध हैं उनसे बचने का अगर उन्हें पता हो, कानून हो, तो वो जाके थानों में रिपोर्ट कराएं, या साक्षर हों, खुद के दम पे आर्थिक स्थिति को मजबूती पे लेके आएं तो हिंसा से बचें। लेकिन गरीबी के आकलन में, शिक्षा के अभाव में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जाते हैं। तो वही स्थिति और वही बात ये रिपोर्ट कर रही है। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें, भारतीय परिदृश्य की बात करें रिपोर्ट में वैश्विक स्तर के आधार पर, तो एक चीज आई है कि यहाँ पर जातियों और जनजातियों के बीच में सामाजिकरण की जो स्तरीकरण की व्यवस्था है वो बहुत कम है। अगर हम 6 लोगों का आंकड़ा करें तो 5 लोगों को हम बहुआयामी गरीबी में पाते हैं। उनमें भी जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जो जातियां हैं वो लगभग सभी बहुआयामी गरीबी के सूचकांक में आती हैं और वो गरीबी से ग्रसित हैं बहुआयामी निर्देशकों के आधार पर। ठीक है, भारत में वही 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से 5 निचली जनजातियों या जातियों से आते हैं। मतलब SC और ST कैटेगरी वाले लोग हैं। अगर 6 लोगों की बात करेंगे तो 5 लोग जो हैं वो SC या ST कैटेगरी से आ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति समूह की बात करें तो 9.4% जो लोग हैं वो बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, उन्होंने अपनी शिक्षा स्तर को बढ़ाया, अपने जीवन स्तर को बढ़ाया, स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ लिया तो वो आगे निकल गए। लेकिन 9.4% जो है बहुआयामी गरीबी में रहने वाले हैं। वहीं अनुसूचित जाति समूह की बात करें तो 33.3% जो है वो बहुआयामी गरीबी में रहने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.2% बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। यानी कि भारत में लगभग 12% जनसंख्या जो है वो महिला प्रधान परिवारों में रहती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब बहुआयामी मानकों के आधार पर गरीबी को देखा जाता है तो वैश्विक स्तर पर जो गरीबी के आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानक और संकेत जो है वो अलग अलग रखे जाते हैं। तो आपको कुछ आंकड़े याद रख लेना है अगर आपका इस पे विश्लेषण करना चाहें, मूल्यांकन करना चाहें कि क्या कारण है। क्योंकि अगर हम गरीबी के दुष्चक्र की बात करते हैं, ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र की, तो गरीबी का दुष्चक्र वहीं से शुरू होता है कि शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, शिक्षा नहीं मिलेगी तो मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, एक साथ स्वास्थ्य संकट खड़ा होगा। ठीक है, पैसे की कमी होगी, आर्थिक तंगी आएगी तो फिर से गरीबी होगी, गरीबी रहेगी तो भुखमरी होगी, भुखमरी होगी तो फिर शिक्षा का स्तर कैसे प्राप्त कर पाएंगे, जब खाने को ही पैसा नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। और यही स्थिति बार बार चलती रहती है जब तक कोई इस चैन को, जब तक कि कोई इस चक्र को तोड़कर आगे ना बढ़ जाए। तो ये था वैश्विक भुखमरी, वैश्विक गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट का विश्लेषण। इसके बाद हम अपने अगले विषय की बात करते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021। ये चर्चा में क्यों रहा और इसके पीछे की क्या वजह है हम करते हैं। ठीक है, तो जुड़िए। तो सबसे पहले तो यही बात करें हम कि इसे लेके कौन आया, तो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस EEP ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की। इसने ये बताया कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें या जलवायु संगठन की बात करें या खाद्य सुरक्षा या पानी की समस्या को लेकर बात करें तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी का विस्थापन शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब जल संकट खड़ा होगा, खाद्य संकट खड़ा होगा और जलवायु परिवर्तन के कारण जो अनुकूलता की स्थिति है वो सहज और सरल नहीं होगी, तो लोग एक देश से दूसरे स्तर की ओर जाने लगेंगे। ये स्थिति भारत में भी होगी, भारत में भी आंतरिक विस्थापन होगा एक राज्य से दूसरे राज्य। और ये क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन को भी देखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही, तो उनके पीछे फसलों का उत्पादन कम हो रहा है या उस आधार की जो फसलें हैं वो कम होती जा रही हैं।
बड़े बड़े आइलैंड डूबते जा रहे हैं ग्लेशियर के पिघलने के कारण। जो समुद्र से लगे इलाके हैं उनकी भूमि कम हो रही है, भूमि जमीन कम हो रही है और उनके लिए एक नुकसान भी है। तो इस आधार पर बहुत सारी आबादी जो है यहाँ से वहाँ जाने लगी है। तो ये जो चर्चा में आई इसलिए आई कि पारिस्थितिक खतरों के उनके लचीलेपन और शांति को समझने के लिए जारी की गई कि कहाँ कौन सी स्थिति रहेगी, कौन सा देश है जो सबसे सुरक्षित है या कौन सा देश है जो बहुत ज़्यादा खतरे वाला है या जहाँ से लोगों को विस्थापन करना होगा या उन देशों की सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ETR ये रिपोर्ट जो आई इसका ये दूसरा संस्करण है जिसमें 178 देशों को शामिल किया गया और उन देशों पर 178 देशों पर जनसंख्या वृद्धि, जल तनाव, खाद्य सुरक्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात और बढ़ते तापमान के आधार पर ही चीजों को देखा गया कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो खतरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा या सबसे जो शांति प्रिय स्थान के बारे में आया तो वो है आइसलैंड। ठीक है, पहले स्थान पर, और 163 नंबर पर है बांग्लादेश जो खतरे वाला है और वहीं 178 पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को आप देखोगे तो तालिबान जैसी स्थिति या जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत अधिक तापमान, तो फसलें उत्पादन नहीं, खाने की समस्या है। वहीं बांग्लादेश समुद्र से लगा हुआ है और बांग्लादेश में भी हिंसक झड़पें जो बार बार होती जाती हैं वहाँ की स्थिति के कारण। तो इसी तरह से इस रिपोर्ट ने तापमान में परिवर्तन की बात करें या प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई है, ठीक है, और फिर फूड रिस्क मतलब खाद्य सुरक्षा की बात, खाद्य संकट खड़ा हो रहा है, उत्पादन में कमी आ रही है, पानी की सुरक्षा, पानी का जल संकट खड़ा हो रहा है, ठीक है, और एक जनसंख्या की वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना तो सबसे ज्यादा हानिकारक या खतरनाक काम है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है चीज़ों की आपूर्ति अपने आप कम हो जाती है, खाद्य संकट खड़ा होगा, स्वास्थ्य के संकट खड़ा होगा, जल संकट खड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर रिपोर्ट में हम देखें इसको प्रमुख बिंदु तो संघर्ष और पारिस्थितिक खतरों की बात करें तो ये बता रहा है कि 30 देशों में लगभग 1.26 बिलियन लोग जो हैं अत्यधिक पारिस्थितिक जोखिम और निम्न स्तर के लचीलेपन से पीड़ित हैं। मतलब यहाँ की स्थिति बहुत खतरनाक है। किस आधार पर है तो पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी तंत्र का जो बिगड़ना है वो जलवायु संकट, जलवायु परिवर्तन के कारण है। ठीक है, इन देशों में नए पारिस्थितिक खतरों को कम करने और अनुकूल बनाने की संभावना काफी कम है और एक बड़े पैमाने पर यहां देखा जाएगा कि जो जनसंख्या है उसका विस्थापन होगा इन क्षेत्रों से। ठीक है, कम से कम 13 देशों को अत्यधिक उच्च और 34 अन्य देशों को उच्च पारिस्थितिक खतरों का सामना करना पड़ेगा वैश्विक स्तर पर, यह रिपोर्ट करे। सबसे कमजोर देश की बात करें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की बात करेंगे, उप सहारा अफ्रीका की बात करेंगे और दक्षिणी एशियाई से संबंधित देश हैं जहां पर सबसे कमजोर स्थिति है पारिस्थितिकी तंत्र की। वहीं जलवायु परिवर्तन का एक व्यापक प्रभाव प्रदर्शित होगा जिसके कारण आगे चलकर इस इलाके से जो जनसंख्या है वो विस्थापित होगी, क्योंकि जैसे जैसे जल संकट खड़ा होगा, खाद्य संकट खड़ा होगा तो लोगों के बीच में हिंसक कार्रवाइयां बढ़ने लगेंगी, क्योंकि सभी लोग चाहेंगे ना मुझे पानी मिल जाए, टैंकर से मैं ही पानी ले पाऊं, ये ट्यूबवेल है मेरे लिए है ना, अगर खाना बट रहा है तो वो मेरे लिए है। तो बहुत सारी हिंसक जो झड़पें हैं वो होने लगेंगी। खाद्य जोखिम की बात करें, वर्ष 2014 के बाद से वैश्विक खाद्य असुरक्षा में 44% की जो है वो वृद्धि हुई है। ठीक है, जिसके कारण वर्ष 2020 में दुनिया की आबादी का 30.4% लोग जो है वो इसके कारण प्रभावित हुआ है। ठीक है, दो आंकड़े यहां पर हमने चर्चा की कि वैश्विक खाद्य असुरक्षा में 44% की वृद्धि हुई है। इतने सारे लोगों को जो है खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। और 2020 में दुनिया की आबादी की बात करें तो 30.4% जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हो गए। अब ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला, तो इससे आबादी को और अधिक नुकसान होने वाला है। ठीक है, जल और खाद्य जोखिमों में अगर हम बात करें तो औसत अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो दक्षिण एशिया जो है वो सबसे खराब स्थिति में है। दक्षिण एशिया के देश जो हैं वो सबसे खराब स्थिति में आते हैं इस खाद्य संकट के आधार पर। कोविड-19 ने इस खाद्य असुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो आर्थिक विकास के कारण धीरे धीरे भुखमरी की ओर ढकेल रहा है, क्योंकि जो योजनाएं या जो कार्य पद्धतियां चल रही थी इस काल में वो बंद हो गई।
और बहुत सारे कारखाने भी बंद हुए, उससे पैसे नहीं गए लोगों के पास, रोजगार छिना तो जो उनकी आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति के लिए मांग हो सकती थी उसमें कमी आई। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रही। जल जोखिम की बात करें, जल संकट की, हम ये पा रहे हैं कि धीरे धीरे जमीनी जल जो है या जो वाटर लेवल जैसे हम कह रहे हैं वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक पानी का जो उपयोग है वो किया जा रहा है। प्राकृतिक नदियों के या तालाबों की बात करें तो जल को दूषित किया जा रहा है। केवल जल, पीने वाले जल की अगर हम बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में, जो वर्ष 2040 तक बात करें तो 5.4 अरब से अधिक लोगों के लिए जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत जल संकट नहीं, बड़ा कठिन जल संकट होने वाला है भविष्य में आने वाले देशों में, क्योंकि जिस तरह से ट्यूबवेल लगा लगा के लोगों ने, या शहरों में पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया है, सड़कें वड़कें कहीं पर कोई जगह नहीं, तो बरसात का पानी भी आता है और सीधा बह जाता है नाली नदों समंदर में चला जाता है, वो नीचे बैठ ही नहीं रहा, तो जल स्तर कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो वही बात है कि 2040 तक 5.4 अरब लोग जो हैं वो जल संकट का सामना करेंगे। यहाँ हम लेबनान और जॉर्डन की बात करें तो ये जो देश हैं वो सबसे अधिक जोखिम वाले देशों में रखे गए हैं रिपोर्ट के आधार पर। उप सहारा अफ्रीका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ संयुक्त रूप से समसामयिक लचीलेपन के निम्नतम स्तर वाला देश है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, पानी भी कम है, तो जनसंख्या का अतिरिक्त जो दबाव है वो उस आबादी के ऊपर पड़ेगा, उनकी आपूर्ति के लिए जल संकट खड़ा हो जाएगा। इस क्षेत्र में 70% आबादी जो है वो सुरक्षित और प्रबंधित जल की पहुंच से दूर है, और यही स्थिति जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण और जटिल हो सकती है। ये केवल इन दो देशों की स्थिति नहीं है, जनसंख्या में वृद्धि जैसे जैसे होगी वैसे ही वैसे बहुत सारे देशों में जल संकट जो है वो खड़ा होता जाएगा। क्योंकि पता चला आबादी 50 लोगों की थी, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे पानी जो था 5 लीटर था, 50 लोगों के लिए पर्याप्त था। अब जनसंख्या 500 हो गई, पानी तो 5 ही लीटर है, तो कहीं ना कहीं अब इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू होंगी, सभी लोग उस 5 लीटर जल को प्राप्त करने के लिए लग जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा मामला आएगा जल जोखिम या जल संकट के मामले में। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान विसंगतियां और प्राकृतिक आपदाओं की। प्राकृतिक आपदाओं से आशय वही है कि सुनामी आ रही है, बार बार चक्रवात तूफान आ रहे हैं और उससे एक बहुत बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। और ये जो समस्याएं हैं, सूखा भी पड़ रहा है, तो कहीं तो ये है कि बरसात के कारण और समुद्र से लगे हुए तटीय वाले इलाके जो है वहां पर ये समस्या आती है। 1990 से 2020 तक की बात करें तो वैश्विक स्तर पर कुल 10,320 प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई, और इनमें बाढ़ सबसे आम प्राकृतिक आपदा रही, जो कुल आपदा का 42% है। कितना है? 42% है। देखो, दो चीजें हैं, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उसी के आधार पर वर्षा का होना और नहीं होना निर्भर करता है। ठीक है, बहुत सारी स्थिति में ये देखा जाता है कि जैसे ही बाढ़ आती है तो उस इलाके की फसलें हों, घर हों या बहुत जो प्राकृतिक चीजें वो सबको बहा ले जाती है, उनको बनाने में ही बहुत समय लग जाता है। तो प्राकृतिक आपदा एक बार घटित होती है तो कई वर्षों के लिए विकास जो है वो पीछे चला जाता है, और वहां से संकट खड़ा होता है आजीविका का, रहने के लिए आवास का और खाने के लिए भोजन का। पूर्ति करने के लिए सरकारें बहुत सारे राहत कार्यक्रम चलाती हैं, लेकिन वो बहुत पूरे नहीं हो पाते, बहुत कम होते हैं। वर्ष 2020 में 177 देशों और कुछ क्षेत्रों ने अपने औसतन तापमान की तुलना में अत्यधिक औसत तापमान दर्ज किया। ये कैसे कह रहे हैं हम कि पहले अगर 42-43 डिग्री तक टेम्परेचर होता था जिन इलाकों में, वहां पर 48 से 52 डिग्री टेम्परेचर तक गया है। मतलब जिन स्थानों पर कभी 35-40 से 39% तक ही टेम्परेचर हुआ करता था मई और जून के माह में, वहां पिछले विगत वर्षों में 40, 45 और 50 डिग्री, 48, 49 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। तो ये औसत वृद्धि जो है ना, वो ये बतला रही है कि तापमान की विसंगतियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं में जो है वो बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसी बढ़ोतरी के कारण क्या होने वाला है कि धीरे धीरे उस इलाके
इलाके की जो जनसंख्या है उसे विस्थापित होना पड़ेगा, और जब वो जनसंख्या विस्थापित होगी तो उसी के कारण तो क्या होगा, एक बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि शरणार्थी के रूप में जब दूसरे देश भी अगर वो जनसंख्या गई तो वहां पर भी जाकर समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि उस इलाके पे हम क्या पाएंगे कि जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है ना, वो जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण ही वहां के रिसोर्सेज, वहां के संसाधनों की कमी होगी, तो वो फिर हिंसक घटनाएं घटने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे पर अन्योन आश्रित हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आंतरिक विस्थापन की बात करें तो जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो बाल कोष है, इसने जो रिपोर्ट दी, पिछले वर्ष प्रकाशित जो रिपोर्ट थी, कौन सी रिपोर्ट थी, लास्ट एट होम शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की। 2019 में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग जो हैं वो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। दिल्ली दंगों की बात करें, बिहार की बाढ़ की बात करें, या अन्य कहीं क्षेत्रीय स्थानों की, कोई और क्षेत्रीय स्थानों की जो हिंसक झड़पें हैं, उसके कारण यहां से लोगों की आबादी को विस्थापित होना पड़ा। समुद्री तट की बात करें तो बार बार चक्रवात या तूफानों के कारण उस क्षेत्र को छोड़कर लोगों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। और इस स्थिति के आधार पर इसी अवधि में देखें तो फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन के बाद सबसे अधिक आता है भारत का आंकड़ा, यानी कि फिलीपींस, चीन और ये जो आपका बांग्लादेश है, यहाँ तो बार बार चीजें आती रहती हैं, बार बार सुनामी आती रहती है, तूफान आते रहते हैं, चक्रवातों के कारण स्थितियां गड़बड़ होती हैं। वर्ष 2019 में विस्थापन के लगभग 33 मिलियन जो नए मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं वैश्विक स्तर पर। लगभग 25 मिलियन जो हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण और 8.5 बिलियन जो हैं वो हिंसा के परिणामों के कारण विस्थापित हुए। इन सभी चीजों को रोकने के लिए सरकारों को कदम उठाने होंगे और दीर्घकालिक परिणामों को लाने के लिए अभी से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ अच्छी योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ेगा। अपनी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कुछ नए प्रयोजन लेके आने पड़ेंगे कि जनसंख्या को भी रोका जा सके, ठीक है। यानी कि इस रिपोर्ट ने एक आकलन तो ये दे दिया पूरे वैश्विक परिदृश्य में कि अभी से सचेत जाओ, आपके पास अभी समय है कि आने वाले 10-15 वर्षों के बाद जो संकट आपके सामने दिख रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए अभी से कोई प्रयास प्रारंभ कर दिए जाएं, जिससे आने वाले दिनों में ये जो संकट हैं बहुत गंभीर परिणाम ना देकर जाएं। सिफारिशों की बात करें कि रिपोर्ट सिफारिश भी देखी गई, तो क्या सिफारिश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करो, भोजन जो है उसकी स्थिति लेके आओ, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करो, नई नई तकनीकों, पानी, शरणार्थियों के राहत, वित्त, कृषि, व्यवसाय विकास को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में से, ठीक है, एक वर्गीकृत एजेंसी से संयोजित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की नीति की सिफारिश की गई है कि भाई साहब पानी की व्यवस्था अभी से शुरू कर दो, भोजन के लिए, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अभी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, फसलों की नई नई चक्रीय प्रणाली लेके आओ, उत्पादन बढ़ा दो, ठीक है। और जो शरणार्थी और राहत कैंप हैं इनकी अभी से व्यवस्था करना शुरू करो कि अगर इतनी आबादी का अतिरिक्त दबाव आ गया तो भी हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। तो इन सिफारिशों के साथ में रिपोर्ट ने एक बड़ा वैश्विक परिदृश्य पे एक माहौल या वातावरण बनाया है जिससे आने वाले समय में इन संकटों से बचा जा सके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा विश्लेषण। तो हमने वैश्विक भुखमरी सूचकांक को देखा, वैश्विक गरीबी के बहुआयामी सूचकांक को देखा, साथ में ही हमने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2021 था इसका चर्चा की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।